नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना संकल्प कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक था राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान की हस्तशिल्प कला। इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की है। आज हम इस टॉपिक का पार्ट 3 लेकर के चर्चा करेंगे और उसमें जो जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं, गांव में जो लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़ सकते हैं, उन सभी को इस निःशुल्क क्लास का उनको लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिए, अगली है कुंदन कला। दोस्तों, कुंदन कला में क्या होता है, देखिए, सोने और प्लेटिनियम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई, सोने और प्लेटिनियम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है दोस्तों? कुंदन कला कहलाती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए, कुंदन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में कुंदन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। जोधपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है उदयपुर और डी ऑप्शन है अलवर। तो हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान में कुंदन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या फिर अलवर है? कोशिश कीजिए उत्तर देने की, और मुझे लगता है कि शायद आपने इसका उत्तर दे दिया है। तो जयपुर राजस्थान में कुंदन कला का प्रमुख केंद्र है। पुनः देखिए, कुंदन कला में क्या होता है? सोने और प्लेटिनियम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। हाँ दोस्तों, तो हमने कुंदन कला के बारे में चर्चा की कि कुंदन कला क्या है। पुनः देखिए, सोने और चांदी या प्लेटिनियम के आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। और कुंदन कला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। अगला देखिए, वर्क या वर्क। वर्क या वर्क दोस्तों क्या होता है कि मशीन से खींचकर या हथौड़े से पीटकर सोने और चांदी के पतले झिल्ली जैसे पतरे को क्या कहते हैं? वर्क या वर्क। दोबारा देखना, मशीन से खींचकर या हथौड़े से पीटकर सोने और चांदी के पतले झिल्ली जैसे पतरे को क्या कहते हैं? वर्क या वर्क कहते हैं। और दोस्तों, ये काम जो करते हैं वो कारीगर क्या कहलाते हैं? कारीगर कहलाते हैं पन्नी का।
जो वर्क का काम करने वाले कारीगर हैं वो क्या कहलाते हैं? पन्नीगर कहलाते हैं। और वर्क का काम क्या करते हैं? देखो ये मिठाइयों को ढकने के लिए या मिठाइयों पर चिपकाने में इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि जैसे मिठाई होती है, जैसे बर्फी है और अन्य मिठाई है, उन पर सफ़ेद या पीला जो कागज होता है पतला लगा होता है डिजाइन के रूप में, वही वर्क होता है या बकर होता है। तो मिठाइयों को ढकने या मिठाइयों पर चिपकाने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये वर्क उनके ऊपर चिपकाया जाता है। तो दोबारा देखना, मशीन से खींचकर या हथौड़े से पीटकर सोने और चांदी के पतले झिल्ली जैसे पतरे को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। और वर्क का जो काम करते हैं वो कारीगर पन्नीकर कहलाते हैं। और वर्क को मिठाइयों को ढकने या मिठाइयों को पर चिपकाने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो वर्क, उन पर पतरा जो होता है वो लगाया जाता है। आप देखते हैं कि जैसे बर्फ़ी होती है या और कोई मिठाई होती है, उस पर सफ़ेद रंग या पीले रंग का हल्का सा पतला सा कागज़ लगा होता है, वही वर्क कहलाता है। अगला देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अगला जो हस्तशिल्प है उसका नाम है मीनाकारी। क्या नाम है? मीनाकारी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मीनाकारी क्या होती है? सोने और चांदी के आभूषणों पर रंग भराई मीनाकारी कहलाती है। देखिए, सोने और चांदी के आभूषणों में रंगों की भराई क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। सोने और चांदी के आभूषणों में रंगों की भराई मीनाकारी कहलाती है। और मीनाकारी में जो प्रमुख रंग होते हैं, प्रमुख रंग होते हैं लाल और हरा। तो मीनाकारी के प्रमुख कौन से हैं? लाल और हरा। और दोस्तों, मीनाकारी मूल रूप से ईरान को ही क्या कहते हैं? फारस, और ईरान को ही पर्सिया भी कहते हैं। तो मीनाकारी मूल रूप से ईरान की कला है। ईरान से मुगलों के समय में ये भारत आई, भारत में ये लाहौर आई, और लाहौर से आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम इनको, इस कला को राजस्थान लेकर आए। जयपुर में, यह देखिए, लाहौर में इसके कारीगर थे सिख जाति के लोग। जयपुर में वर्तमान में इस कला के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं सरदार कुदरत सिंह, और इस कला के लिए इनको 1988 में पद्म श्री नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे जो कलाकार हैं वो है गुरुचरण सिंह। पुनः देखिए दोस्तों, मीनाकारी क्या है? सोने और चांदी के आभूषणों में विभिन्न रंगों की भराई मीनाकारी कहलाती है। आभूषण बनने के बाद में उनमें रंगों की भराई होती है, जो रत्न होते हैं उनमें, वही कला मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी में प्रमुख रंग लाल और हरा होता है। मीनाकारी कला मूल रूप से ईरान की कला है। ईरान को फारस और पर्सिया भी कहा जाता है।
ईरान से ये मुगलों के समय लाहौर आई और लाहौर में इस हस्तशिल्प के कारीगर थे, सिख जाति के लोग काम करते थे यहाँ से। राजस्थान में इसको लेकर आए आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम, और जयपुर में इसके जो वर्तमान में कलाकार हैं वो है सरदार कुदरत सिंह, जिनको 1988 में इस कला के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दूसरे जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं गुरुचरण सिंह। आगे देखिए दोस्तों, चांदी पर जो मीनाकारी है वो नाथद्वारा की है। देखिए चांदी पर मीनाकारी कहां होती है? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद में। पीतल और तांबे पर मीनाकारी होती है जयपुर और अलवर में। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में होती है। और सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ जिले में, और इसको कहते हैं थेवा कला। पुनः देखिए, चांदी पर मीनाकारी राजसमंद के नाथद्वारा में होती है। पीतल और तांबे पर मीनाकारी जयपुर और अलवर में होती है। तांबे पर मीनाकारी का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है। और सोने पर मीनाकारी का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ में इस कला को किस नाम से जाना जाता है? थेवा कला। दोस्तों थेवा कला बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, तो इस पर हम कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए अब तो अगला देखिए आप, थेवा कला। थेवा कला। थेवा कला का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ जिला। तो क्वेश्चन आता है कि थेवा कला किस जिले की प्रमुख कला है? प्रतापगढ़ जिले की। क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि निम्न में से कौन सी कला प्रतापगढ़ जिले की मुख्य कला है? तो वहां आपको उत्तर देना होगा थेवा कला। अब थेवा कला क्या होती है? देखिए, कांच पर, ध्यान से देखना, कांच पर सोने का सूक्ष्म एवं आकर्षक चित्रांकन थेवा कला कहलाता है। पुनः देखिए, कांच पर सोने का बारीक सूक्ष्म और आकर्षक चित्रांकन पेंटिंग, वो क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। और दोस्तों थेवा कला पूरे विश्व में, थेवा कला विश्व में प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक ही सीमित है। ये इसी परिवार की बपोती है। पुनः सुनना, थेवा कला विश्व में प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक ही सीमित है।
अर्थात ये सोनी परिवार की ही बपौती है। इसका कारण यह है कि इस परिवार के अलावा पूरी दुनिया में इस थेवा कला पर के लिए जो भी आभूषण बनते हैं वो कोई अन्य परिवार या कोई अन्य कलाकार नहीं बना सकता। इसका कारण यह है कि दोस्तों इस परिवार में ये कला पिता अपने पुत्र को ही बताता है, उसी को सिखाता है, उसका पुत्र उसके पुत्र को सिखाता है। ना तो इस परिवार की जो बहन बेटियां होती हैं उनको ये कला सिखाई जाती है, क्योंकि यदि हम बहन बेटियों को ये कला सिखा देंगे, इनके दिमाग में बात आती है, तो जब उनकी शादी करेंगी वो ससुराल में जाएंगे तो ससुराल में सिखा देंगी, तो उनको नहीं सिखाया जाता है। और इस परिवार में दूसरे परिवार से जो बहू आती है उस बहू को भी नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वो बहू जाकर के अपने बहन, अपने भाई और पिता को ये कला सिखा देगी। तो इस प्रकार से ये कला केवल पिता अपने पुत्र को सिखाता है, उसका पुत्र अपने पुत्र को सिखाता है। इस प्रकार से केवल ये सोनी परिवार तक ही सीमित रह गई। तो विश्व में ये कला प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार तक ही सीमित या उनकी बपौती है। थेवा कला की शुरुआत, थेवा कला की शुरुआत कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ के राजा सामत सिंह के शासनकाल में हुई थी। और नाथूजी सोनी इसके बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। नाथूजी सोनी को थेवा कला का जादूगर भी कहते हैं। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इस कला के लिए। तो पुनः देखिए, थेवा कला प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जिले की कला है। इस कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म बारीक आकर्षक चित्रांकन किया जाता है। ये कला विश्व में प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक ही सीमित है। और थेवा कला की शुरुआत आज से 500 वर्ष पहले प्रतापगढ़ के राजा सामत सिंह के शासनकाल में हुई थी। और नाथूजी सोनी इसके बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें थेवा कला का जादूगर भी कहा जाता है। आगे देखिए, अब थेवा कला में जो कांच होता है, किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, देखिए। तो थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। इस कला का प्रमुख रंग होता है, प्रमुख रंग हरा होता है। इसके अतिरिक्त नीला, पीला और लाल रंग का प्रयोग भी किया जाता है। तो थेवा कला में कैसे कांच का प्रयोग किया जाता है? रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रंग होता है हरा, हरे रंग के अतिरिक्त नीले, पीले और लाल रंग का प्रयोग भी किया जाता है। थेवा कला में मुख्य रूप से नारी सौंदर्य के आभूषण बनते हैं। पुरुषों के आभूषण नहीं बनते हैं। तो किन के आभूषण बनते हैं? महिलाओं के आभूषण बनते हैं। नारी सौंदर्य के आभूषण ही इस कला में बनाए जाते हैं। अब जो नारी सौंदर्य के जो आभूषण बनते हैं इस कला में, उनमें प्रमुख कौन से हैं देखिए।
प्रमुख आभूषण गले का हार, ये इस कला का बहुत ही प्रमुख और आभूषण माना जाता है। दूसरा, हाथ की अंगूठी, और जो तीसरा आभूषण इसमें बनता है वो है करधनी, जो कमर में पहनी जाती है। तो थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला का प्रमुख रंग हरा होता है। हरे रंग के अतिरिक्त इसमें नीले और पीले रंग का प्रयोग भी किया जाता है। थेवा कला में मुख्य रूप से नारी सौंदर्य के आभूषण बनते हैं, पुरुषों के आभूषण नहीं बनते हैं। और नारी सौंदर्य के लिए जो आभूषण बनते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गले का हार, हाथ की अंगूठी, करधनी। ठीक है, आगे देखिए और भी है इसमें। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अभी थेवा कला में जो शेष है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 2002 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग ने थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। थेवा कला का नाम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थेवा कला का नाम इनसाइक्लो, थेवा कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों से या स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अगला देखिए, जस्टिन वर्की ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई। उनका बड़ा योगदान रहा। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, थेवा कला को कमरे में कमरा कला भी कहा जाता है, यानी कि कमरे में सिखाई जाती है अंदर बंद करके। और वर्तमान में गिरीश कुमार और महेश सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। महेश सोनी को 2015 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो पुनः देखिए दोस्तों, 2002 ईस्वी में थेवा कला पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। थेवा कला का नाम इतनी प्रसिद्ध है, थेवा कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, लिखा गया है। जस्टिन वर्की ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई थी। थेवा कला को कमरे में कमरा कला भी कहा जाता है, क्योंकि कमरे से बाहर नहीं जाती, कमरे को बंद करके ही इस कला को सिखाया जाता है। वर्तमान में गिरीश कुमार और महेश सोनी थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। महेश सोनी को 2015 में इस कला के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है।
अगला देखिए, तो इस प्रकार दोस्तों थेवा कला बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनाकारी की तरह थेवा कला पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और हमने कोशिश की है कि इसी कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने उन पर चर्चा की है। अगला देखिए, बादला। दोस्तों देखो, आपको ध्यान होगा तो मैंने कसीदा कला में बताया था, जब मैंने आपको मुकेश पढ़ाया था, कि मुकेश क्या होता है कि रेशमी और सूती कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदुकी वाली कढ़ाई मुकेश कहलाती है। और वहां मैंने बादला बताया था सोने और चांदी के पतले तारों से जरी का काम, तो वहां तो बादला वो था। लेकिन यहां देखिए बादला क्या है, यहां बादला क्या है, देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट यह है, पानी को ठंडा रखने का एक पात्र है। पहला पॉइंट देखिए, पानी को ठंडा रखने का एक पात्र है। दूसरा देखिए, यह है जस्ता, जिसको जिंक भी कहा जाता है। ये जस्ता, जिसे जिंक भी कहा जाता है, जस्ता का बना होता है। इसके चारों ओर कपड़े का आवरण चढ़ा होता है। तो बादला क्या है, पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है। ये जस्ता या जिंक का बना होता है, इसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है। अब मैं यहां एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से देखना, किसी बादले के बारे में बात कर रहा हूं। बादला राजस्थान में कहां का लोकप्रिय है? क्वेश्चन आपके सामने है, बादला राजस्थान में कहां का लोकप्रिय है? नंबर ए नागौर, नंबर बी जयपुर, नंबर सी बीकानेर, और नंबर डी जोधपुर। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ये कि पानी को ठंडा रखने का पात्र बादला राजस्थान में कहां का लोकप्रिय है? ऑप्शन है नागौर का, या फिर जयपुर का, या फिर बीकानेर का, और चौथा ऑप्शन है डी जोधपुर का। तो दोस्तों देखिए, बादला जोधपुर का लोकप्रिय है, ध्यान रखना, कहां का लोकप्रिय है? जोधपुर का। अगला देखिए, बादले का आविष्कार कुचामन के, कहां के? कुचामन के कुम्हारों ने किया था। अब वर्तमान में ये कुम्हार जोधपुर में जाकर बस गए। तो बादले का आविष्कार कुचामन के कुम्हारों ने किया था, और यहां कुचामन से वर्तमान में ये जोधपुर जाकर बस गए हैं। और देखिए दोस्तों, बादला किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और यहां फिर इसका ढक्कन होता है, और इसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है ताकि पानी ठंडा रहे। आपने देखा होगा कभी, यदि हमारे जो ग्वाल हैं, जो गांव में बकरियां चराते हैं, जंगल में जाते हैं,
तो उनके पास इस तरह का बादला होता है और वो पूरे दिन भर उसमें पानी रहता है और वो ठंडा होता है। तो बादला इस तरह का होता है। तो बादला पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है। ये जस्ता या जिंक का बना होता है। इसके चारों ओर कपड़े का सुंदर आवरण चढ़ा होता है इस तरह से। और राजस्थान में बादला जोधपुर का लोकप्रिय होता है। बादले का आविष्कार कुचामन यानी कि नागौर, कुचामन कहाँ है? नागौर में। कुचामन के कुम्हारों ने किया था। वर्तमान में ये कुम्हार जाकर के जोधपुर में बस गए हैं। अब यहाँ लास्ट जो बादले के बारे में जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप। बादले को रेगिस्तान का, बादले को रेगिस्तान का मिनी फ्रीज कहा जाता है। ध्यान देखना, क्या कहा जाता है? मिनी फ्रीज। और फ्रीज क्या होता है? ठंडा रखता है। तो देखिए, बादले को रेगिस्तान का चलता फिरता मिनी फ्रीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगली जो कंसेप्ट है वो है पोट्री के बारे में बात करेंगे हम। पोट्री भी हस्तशिल्प कला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। देखिए, पोट्री। अब पहली बात तो पोट्री क्या होती है? ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। लेकिन पोट्री क्या है? एक तो ये होता है कि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं पोट्री होती है। लेकिन यहां पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की गई सुंदर और आकर्षक चित्रकारी क्या कहलाती है? पोट्री। तो देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की गई आकर्षक चित्रकारी या चित्रांकन क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। दोबारा देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों के द्वारा की गई आकर्षक चित्रकारी या पेंटिंग या चित्रांकन क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। देखिए अगला, पोट्री का जो उद्भव, पोट्री का उद्भव या उद्गम स्थल सीरिया की राजधानी दमिश्क को माना जाता है। सीरिया की राजधानी किसको माना जाता है? दमिश्क को। दमिश्क से कला फारस और अफगानिस्तान होती हुई भारत पहुंची। तो देखिए दोबारा, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों के द्वारा, नीले, पीले, हरे, इन रंगों के द्वारा आकर्षक पेंटिंग करना, चित्रकारी करना क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। पोट्री का उद्भव सीरिया की राजधानी दमिश्क में माना जाता है और दमिश्क से ये कला फारस यानी कि ईरान, फारस, अफगानिस्तान होते हुई भारत पहुंची। अब देखते हैं कि राजस्थान में कितनी प्रकार की पोट्री है। राजस्थान में पोट्री के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे।
तो पोट्री का उद्भव सीरिया की राजधानी दमिश्क, दमिश्क से ये ईरान या फारस पहुंची, फारस से अफगानिस्तान आई, अफगानिस्तान से भारत पहुंची, और भारत से फिर राजस्थान में कौन लेके आया, किस तरह की पोट्री है देखिए। अगला देखिए, रंगों के संयोजन के आधार पर, रंगों के संयोजन के आधार पर राजस्थान में तीन प्रकार की पोट्री है। देखिए, नंबर 1 ब्लू पोट्री, इसका प्रमुख केंद्र है जयपुर। दूसरा देखिए ब्लैक पोट्री, इसका प्रमुख केंद्र है कोटा। तीसरा देखिए कागजी पोट्री, और इसका प्रमुख केंद्र है अलवर। तो रंगों के संयोजन के आधार पर राजस्थान में निम्न तीन प्रकार की पोट्री पाई जाती है, या निम्न तीन प्रकार की पोट्री है। पहला हमने लिया ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रमुख केंद्र कौन सा है, जयपुर है। दूसरे हमने ली ब्लैक पोट्री, और ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कोटा। और तीसरी पोट्री है कागजी पोट्री, और कागजी पोट्री का प्रमुख केंद्र है अलवर। इन पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में सफेद पोट्री किस जिले की प्रमुख पोट्री है। उधर ध्यान मत देना, उधर तो हमने कर ही लिया, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे विस्तार से। इनके केंद्र भी आपके सामने है और नाम भी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान में सफेद पोट्री किस जिले की प्रमुख पोट्री है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर 1 सीकर जिले की, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर की, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर की, और ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर जिले की। क्वेश्चन भी है और आपके सामने ऑप्शन भी है। यहां तो बता दिया कि ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा, और कागजी पोट्री अलवर, ये तो प्रमुख पोट्री है। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सफेद पोट्री किस जिले की प्रमुख पोट्री है, सीकर जिले की है, या फिर बीकानेर की है, या फिर जैसलमेर, या फिर बाड़मेर की। तो आपका उत्तर यहां पर आएगा जैसलमेर। तो राजस्थान में सफेद पोट्री का प्रमुख जिला कौन सा है, जैसलमेर, अर्थात सफेद पोट्री जैसलमेर की प्रमुख पोट्री मानी जाती है। अब यहां मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, देखना, ध्यान देना। राजस्थान में लाख की पोट्री, लाख जानते हो जिससे चूड़ियां बनती हैं, राजस्थान में लाख की पोट्री किस जिले की प्रमुख पोट्री है। ऑप्शन वही है सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर।
तो जैसलमेर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसलमेर का तो आंसर हमने ले लिया सफेद पोटरी के रूप में। तो यहां देखिए राजस्थान में लाख की पोटरी किस जिले की प्रमुख पोटरी है, तो आपका उत्तर आएगा बीकानेर। तो सफेद पोटरी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, लाख की पोटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है, और इधर हमने 3 प्रमुख पोटरियों के बारे में चर्चा की। ब्लू पोटरी जयपुर, ब्लैक पोटरी कोटा और कागजी पोटरी अलवर। अब देखिए आप ब्लू पोटरी पर चर्चा करेंगे हम। ब्लू पोटरी प्रमुख केंद्र कौन सा था, जयपुर। देखिए दोस्तों, ब्लू पोटरी मूल रूप से ईरान, और ईरान को, ये आपको पता है हमने पहले चर्चा की थी, फारस कहते हैं, और ईरान को पर्सिया भी कहते हैं। तो ब्लू पोटरी मुख्य रूप से ईरान की पोटरी है। ईरान से ये पोटरी लाहौराई और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में ये दिल्ली और आगरा पहुंची। अब बात करते हैं राजस्थान में इस पोटरी को लेकर के कौन आया। तो देखिए इधर राजस्थान में इस पोटरी को लाने वाले थे आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। तो राजस्थान में इस पोटरी को कौन लेके आए, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। और दोस्तों ब्लू पोटरी में प्रमुख जो रंग होता है वो होता है नीला रंग। ब्लू पोटरी में प्रमुख रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल का मतलब कि ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। इसी कारण इसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल महाराजा राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था। इसका मतलब है कि सर्वाधिक विकास इस पोटरी का जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ। दोबारा देखिए, ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र जयपुर, अर्थात ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जयपुर जिला, या ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध पोटरी है, जयपुर की। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जयपुर की प्रमुख पोटरी कौन सी है, ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी मूल रूप से ईरान की कला है। ईरान से ये लाहौर आई और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लाहौर से ये दिल्ली और आगरा भी पहुंच गई। बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में इस कला को लेकर आए आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। ब्लू पोटरी में जो प्रमुख रंग होता है वो नीला रंग होता है, और इसका सर्वाधिक विकास जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ, और इन्हीं का शासनकाल ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे देखिए, अभी ब्लू पोटरी के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। क्वेश्चन है यहां पर,
महाराजा सवाई राम सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने कालूराम कुम्हार और चूड़ामन कुम्हार को, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने कालूराम कुम्हार और चूड़ामन कुम्हार को इस कला को सीखने के लिए कहां भेजा था? ध्यान से देखना, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने कालूराम कुम्हार और चूड़ामन कुम्हार को इस कला को सीखने के लिए कहां भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 आगरा, ऑप्शन नंबर 2 लाहौर, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, बीकानेर। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने कालूराम कुम्हार और चूड़ामन कुम्हार को इस कला को सीखने के लिए कहां भेजा था? तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा दिल्ली, और दिल्ली में महाराजा ने भोलाराम कुम्हार के पास भेजा था इन दोनों कलाकारों को। तो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने कालूराम कुम्हार और चूड़ामन कुम्हार को दिल्ली में भोलाराम कुम्हार से इस कला को सीखने के लिए भेजा था। आगे देखिए, ब्लू पोट्री निम्न 5 तत्वों का मिश्रण होती है। ब्लू पोट्री कितने तत्वों का मिश्रण होती है? निम्न 5 तत्वों का मिश्रण। नंबर 1 हरा कांच, नंबर 2 गोंद, नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट, नंबर 4 क्वार्ट्ज, और नंबर 5 मुल्तानी मिट्टी। तो ब्लू पोट्री मुख्य रूप से 5 तत्वों का मिश्रण होती है, और वो 5 तत्व कौन से? देखिए, हरा कांच, गोंद, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज और मुल्तानी मिट्टी। क्लियर? आगे देखिए, अभी और है ब्लू पोट्री में। ब्लू पोट्री में अभी कुछ तथ्य और रह गए हैं, और आपने नाम सुना होगा कृपाल सिंह शेखावत का, जो ब्लू पोट्री के पर्याय माने जाते हैं, ब्लू पोट्री के जादूगर भी माने जाते हैं। दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत का नाम यदि हम नहीं लेते हैं तो ब्लू पोट्री के साथ अन्याय करते हैं हम। देखिए, कृपाल सिंह शेखावत, पहले इनके जन्म के बारे में बात कर लें। इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में सीकर जिले के मऊ गांव में। मूल रूप से ये चित्रकार थे। ब्लू पोट्री में पीले रंग का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था।
इसके बाद में कहते हैं कि ब्लू पोट्री में इन्होंने 25 रंगों का तक का प्रयोग कर दिया। इस पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत जी को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2000 ईस्वी में इसी पोट्री के विकास के लिए इसे शिल्पग्राम सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हाँ दोस्तों, पुनः देखिए कृपाल सिंह शेखावत जी के बारे में। इनका जन्म 1922 ईस्वी में सीकर के मऊ गांव में हुआ था। ये मूल रूप से एक चित्रकार थे और ब्लू पोट्री में इन्होंने पीले रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इसके बाद में इसने रंगों की संख्या बढ़कर के 25 रंगों तक का ब्लू पोट्री में प्रयोग किया। इन्होंने 1974 में ब्लू पोट्री के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2000 ईस्वी में इनको शिल्प गुरु सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ब्लू पोट्री का इनको जादूगर भी कहते हैं और 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया, यानी कि इनको ब्लू पोट्री का पर्याय भी कहा जाता है। ब्लू पोट्री का पर्याय। और दोस्तों देखिए एक नोट और देखिए यहां पर, स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। आगे देखिए, तो हमने ब्लू पोट्री पर चर्चा की। अगली पोट्री देखिए ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री का प्रमुख के अंदर कोटा या ब्लैक पोट्री किस जिले की प्रमुख पोट्री मानी जाती है? कोटा की। तो देखिए ब्लैक पोट्री ये कोटा की प्रमुख पोट्री है या कोटा इसका प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन आता है कि ब्लैक पोट्री कहां की प्रमुख पोट्री है? तो कोटा की। इसमें जो मूल रंग होता है वो होता है काला, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? ब्लैक पोट्री। और ब्लैक पोट्री में मुख्य रूप से फूलदान, मटके और प्लेट आदि बनती है। आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। तो पुनः देखिए, ब्लैक पोट्री कोटा जिले की मुख्य पोट्री मानी जाती है। ब्लैक पोट्री में जो मूल रंग होता है वो काला रंग होता है। मुख्य रूप से ब्लैक पोट्री में फूलदान, जिनमें हम फूल सजाते हैं, मटके बनते हैं, प्लेट बनती हैं। ये फूलदान, मटके और प्लेटों के लिए ही प्रसिद्ध या लोकप्रिय है। तीसरी थी हमारी कागजी पोट्री। तो कागजी पोट्री का जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र अलवर है। अर्थात क्वेश्चन भी आ गया कि कागजी पोट्री किस जिले की प्रमुख पोट्री मानी जाती है? तो उत्तर क्या आएगा आपका? अलवर। इस पोट्री में कागज जैसे पतले, कागज जैसे पतले चीनी मिट्टी के
कागज जैसे पतले चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन किया जाता है या पेंटिंग की जाती है। इस पोट्री को डबल कट वर्क पोट्री भी कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रमुख पोट्री है। इसमें मुख्य रंग काला होता है और ये मुख्य रूप से इसमें फूलदान, मटके, प्लेट आदि के लिए प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। कागजी पोट्री मुख्य रूप से अलवर की प्रसिद्ध है। इसमें कागज जैसे पतले चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन किया जाता है। कागजी पोट्री को डबल कट वर्क पोट्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो पर हमने कुंदन कला, वर्क, मीनाकारी, थेवा कला, बादला और पोट्री पर विस्तार से चर्चा की। मैंने पूरी कोशिश की कि ये जो टॉपिक हमने उठाए हैं वहाँ से आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वहाँ हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बावजूद भी यदि फिर भी कहीं से कोई क्वेश्चन रह जाता है तो जब हस्तकला पर हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे आपके सामने व्याख्या सहित, तो मैं रहे हुए तथ्यों को उनमें और डाल दूंगा। तो एक बार मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों, ये जो कक्षाएं हमारी हैं संकल्प कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और जो इनके डायरेक्टर हैं नरेंद्र सर जी, उन्होंने ये क्लासें निःशुल्क क्लासें चला रखी हैं ताकि आप तक जो गांव में गरीब स्टूडेंट्स हैं उन तक ये क्लासें पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि इन निःशुल्क क्लासों का वो फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। हस्तशिल्प कला में अभी 1-2 पार्ट और रह गए हैं, वो भी लेकर के मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हूँगा। नमस्कार।